हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने डिस्कस किया है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 में मैंने बीपीएससी के जो ऑडिटर का पेपर था उसको डिस्कस किया है, और हम जो पार्ट 3 में डिस्कस किया था एफपीओ का पेपर, और आगे भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। 20 तक डिस्कस किया है और आगे 20 से लेकर जो 37 क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 21वां नंबर का सवाल है कि कौन सा एनिमल जो होता है उसका ग्रुप है, कौन सा एनिमल का फाइलम है जिसके पास रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी होती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जब आप बायोलॉजी का एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है उसका अब जब आप 11th की देखोगे तो वहां पे आपको सिमेट्री के बारे में जानकारी मिलेगी। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये सिमेट्री के बारे में वहां पे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सिमेट्री होता क्या है? तो जीव विज्ञान में जो सममिति होती है, सिमेट्री जो होती है, उसका अर्थ सीधा सा होता है कि शरीर के अंग जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है। शरीर के अंग जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसको सिमेट्री बोलते हैं। यदि सेंट्रल एक्सिस जो होता है, उस सेंट्रल एक्सिस से कोई भी जीव है, जब कोई जीव है उसको उसका जो शरीर होता है उसको यदि हम सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाला जो प्लेन होता है ना उससे काटा जाता है, और वह दो बराबर भागों में जब बढ़ जाता है तो उसको जो है वो कहा जाता है कि वो रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री जो होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला जो होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है, दूसरा जो होता है वो असिमेट्रिकल होता है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, असिमेट्री, और तीसरा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ये तीन ही प्रकार के सिमेट्री होते हैं जिनके बारे में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो तीन सिमेट्री होती है, बाइलेटरल, रेडियल और असिमेट्री, जिसमें कोई सिमेट्री हो ही ना। ठीक है, तो जो रेडियल सिमेट्री होती है जिसको बोलते हैं आर्ये। ठीक है, रेडियल जो सिमेट्री होती है उसको बोला जाता है आर्ये, और असिमेट्री जो होती है उसको बोला जाता है असम्मति। असम्मति। और उसके बाद जो है वो बायलेटरल सिमेट्री हो जो होता है उसको बोलते हैं द्विपार्श्व। द्विपार्श्व, द्विपार्श्व इसको कहा जाता है, द्विपार्श्व। ये सिमेट्री के तीन जो है वो टाइप होते हैं। सिमेट्री क्या होती है वो समझ में आ गया। सेंट्रल एक्सिस एक होती है, और उस सेंट्रल एक्सिस पे आप उसको कितने पार्टों में डिवाइड कर पा रहे हो इस पे निर्भर करता है। तो यदि हम सेंट्रल एक्सिस से केवल और केवल दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, केवल दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, तो जब दो पार्टों में डिवाइड होगा तो वो बाइलेटरल सिमेट्री कहलाएगा। ठीक है, जब भी दो पार्टों में डिवाइड होगा तो वो बाइलेटरल सिमेट्री कहलाएगा। बाइलेटरल जो सिमेट्री होता है उसमें प्लेटा हेलमिंथिस टू कॉर्डेटा जो है वहां तक चीजें यहाँ पे जो है वो लाई करती है। जैसे आप देखो बाइलेटरल जो सिमेट्री है उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो असिमेट्री की बात करें तो एनसीईआरटी की सीधी लाइन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं ये असिमेट्रिकल होते हैं, और स्पॉन्जेस जो होते हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं। तो पहला आपको स्पॉन्जेस याद रखना है जिनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। स्पॉन्जेस के पास कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, ये असिमेट्रिकल होते हैं। उसी के साथ साथ इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, नहीं डिवाइड होता है। ठीक है, और जब उसका जो सेंट्रल एक्सिस होता है उससे बॉडी को जब डिवाइड करते हैं तो उसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको जो है वो रेडियल सिमेट्री जो है वो कहा जाता है। ठीक है, plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical half, it is called radial symmetry। ठीक है, रेडियल सिमेट्री देखो यहाँ पे आप ऐसे कर लो, ये है सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस से आप इसको डिवाइड करते जाओ तो ये जो है वो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है। रेडियल सिमेट्री में होता है कि जब किसी जीव के शरीर को उसका सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाला
किसी भी प्लेन से काट दिया जाए तो वह दो बराबर हिस्सों में बंट जाता है, तो उससे अरीय सममिति या फिर रेडियल सिमेट्री कहते हैं। सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाला कोई भी जो लाइन है उससे यदि काटे तो वो दो ही बाटों में, दो बराबर पार्टों में ही डिवाइड होगा, उसको जो है वो रेडियल कहते हैं। आप इस तरह से यहाँ भी देख सकते हो। आप यहाँ किसी भी प्रकार से काटो, सेंट्रल एक्सिस से गुजर रहा है, आप उसको रेडियल सिमेट्री कहलाएगा, क्योंकि वो दो पार्टों में ही हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, रेडियल सिमेट्री होता है, ये समझ में आ गया। जो रेडियल सिमेट्री होता है उसमें कौन कौन से चीजें आती हैं, रेडियल जो सिमेट्री होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो अरिय में जो आता है वो सेलेंट्रेटा आता है। अरिय जो होता है उसमें सेलेंट्रेटा आता है। ठीक है, सेलेंट्रेटा आता है जिसमें हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, उसके बाद सेंटोफोरिया आता है, सेंटोफोर्स आते हैं, उसके साथ ही साथ जो है वो इकाइनोडर्मेट्स आते हैं, उसके साथ ही साथ इकाइनोडर्मेट्स आते हैं। और वो भी इकाइनोडर्मेट्स कैसे, इकाइनोडर्मेट्स जो होंगे वो कैसे वाले आएंगे, तो वो जो है वो एडल्ट वाले आएंगे, एडल्ट वाले इकाइनोडर्मेट्स जो है वो आते हैं। तो रेडियल सिमेट्री जो होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो सिलेंट्रेट्स आते हैं, उसके बाद जो है वो टेनोफोर्स आते हैं, और देन जो है वो इकाइनोडर्मेटा आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आप जो है वो पढ़ रहे हैं किसको, आप जो पढ़ रहे हैं वो रेडियल, तो रेडियल में क्या क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, रेडियल का एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप सोलेंट्रेटा लिखोगे, सिलेंट्रेटा हो जाएगा। अब इस सिलेंट्रेटा में एग्जाम्पल एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, तो इस सिलेंट्रेटा में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है जेलीफिश, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जो है वो जेलीफिश का दिया हुआ है, जेलीफिश, उसके साथ ही साथ हाइड्रा, ये ध्यान रख लो। दूसरा एग्जाम्पल आप किसको रखोगे, वो जो रखोगे वो होगा टेनोफोरा, वो होगा टेनोफोरा, टीनोफोरा। अब ये जो टीनोफोरा होता है इसको कॉम्ब जेली भी कहते हैं, तो ये टीनोफोरा आ गया। उसके साथ ही साथ एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा, तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना होगा। तो रेडियल सिमेट्री में कौन कौन से आ गए एग्जाम्पल्स, रेडियल जो सिमेट्री है, रेडियल जो सिमेट्री है उसमें कौन कौन सा है, तो पहला जो है वो सिलेंट्रेटा आया, उसके बाद टेनोफोर्स आया, देन इकाइनोडर्मेटा, लेकिन वो भी एडल्ट वाला इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एडल्ट वाला इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद जो है वो असिमेट्री आया, तो असिमेट्री में स्पॉन्जेज आते हैं, ये मैंने बता दिया, असिमेट्रिकल जो होते हैं उसमें स्पॉन्जेज आ गए। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान कौन सा रखना है, तो वो बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो क्या होता है, तो एनिमल जिसमें कौन कौन से आते हैं, तो एनालिडा आते हैं, ऑर्थोपोडा आते हैं, ये सब जो होते हैं इनका जो बॉडी होता है वो डिवाइड होता है आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट में, हाफ में, तो सीधा दो पार्टों में, एक दो, एक दो सीधा, राइट ये हो गया, ये जो है वो लेफ्ट हो गया, ये जो है वो राइट हो गया, तो ये सीधा बढ़ जाएगा, तो ये बाइलेटरल कहलाता है। और ये जो रेडियल मतलब कितने भी पार्टों में आप बांटो, वो जो है दो ही पार्टों में कटेगा अगर सेंट्रल एक्सिस से उसको काटते हो। तो बाइलेटरल सिमेट्री में कौन कौन सा एग्जांपल आप रखोगे, एनालिडा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटा हेलमिंथिस, ये सब आता है यहाँ पे। तो यहाँ के एग्जांपल्स आप क्या क्या रख सकते हो बाइलेटरल के, तो पहला तो प्लेटा हेलमिंथिस, प्लेटा हेलमिंथिस फाइलम है, इसके अंदर कई सारे जीव आते हैं, फाइलम है ये, तो प्लेटा हेलमिंथिस, और उसके साथ ही साथ यहाँ से लेकर कॉर्डेटा तक, यहाँ से लेकर प्लेटा हेलमिंथिस टू कॉर्डेटा। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो इसमें ह्यूमन भी आ जाएंगे, ह्यूमन भी आ जाएंगे, इसमें जो है वो इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे,
इसमें जो है वो अर्थ वॉर्म भी आ जाएंगे, अर्थ वॉर्म भी आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो हो गया वो क्या है, तो ये काइनोडर्मेटा है। इसमें एनालिडा, ऑर्थोपोडा, तो कीट है तो होगा ही। तो इसमें जो है वो एनालिडा, ऑर्थोपोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है यहाँ से। तो ये दोनों हो गया। तो इतना समझ में आ गया, बस एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। अब देखो नीट वाला 2023 में ये सवाल पूछा गया था कि रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम, कौन सा फाइलम का एडल्ट जो होता है वहां पे जो है वो नहीं पाया जाता है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री एकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा जो होता है वहां पे पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इतना समझ में आ गया। अभी यहाँ से आपको कौन सा आंसर बनेगा, तो एनिमल पूछ रहा है कौन सा फाइलम जो है जो रेडियल सिमेट्री रखता है। तो रेडियल सिमेट्री जो लगता है वो सेलेंट्रेटा रखता है। सेलेंट्रेटा जो होता है वो रेडियल सिमेट्री जो है वो रखता है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है ये सब आपको समझ में आ गया। सेलेंट्रेटा क्या है, तो सेलेंट्रेटा जो होता है जिसको निडेरिया भी कहते हैं, इसमें आता है हाइड्रा, आता है जेलीफिश, आता है समुद्री एनिमेल, आता है। ये सब रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इनका शरीर जो है वो गोल या बेलनाकार होता है, जिससे ये किसी भी दिशा में आने वाले शिकार का जो है वो खतरे का सामना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का क्या आप अपवाद जो है वो रख सकते हो, तो इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश जो है वो जो एडल्ट होता है, स्टारफिश के जो एडल्ट के रूप होते हैं वो रेडियल होते हैं, लेकिन इसका जो लार्वा होता है वो बायलेटरल होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं वो दो टाइप के होंगे। एक तो एडल्ट होगा, एडल्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो लार्वा स्टेज में होगा। तो जब लार्वा स्टेज में होगा तो वो कैसा होता है, तो लार्वा स्टेज में वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। और एडल्ट स्टेज में जो होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। सवाल कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि वयस्क अवस्था में रेडियल सिमेट्री और लार्वा सेमेस्ट्री में लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समिति जो है वो किस संघ का उदाहरण होता है, तो वो इकाइनोडर्मेटा होता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि हाइड्रा में कौन सी जो सिमेट्री है वो होती है, तो हाइड्रा जो होता है, अभी पीछे देखो यहाँ पे, हाइड्रा जो होता है उस हाइड्रा में क्या होता है, तो हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेटा में आता है। तो सिलेंट्रेटा है मतलब कि रेडियल होता है, हाइड्रा में रेडियल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है, जेलीफिश आता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो तीनों मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। सवाल आपका पूछा जा रहा है कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीम सेसुलाइड, नीम सेसुलाइड के निर्माण, उसका जो है वो बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो उसने बैन किया है मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, तो नीम सेस्युलाइड, निम सेस्युलाइड। अब ये निम सेस्युलाइड जो है वो क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो निम, नीमे सुलाइड ऐसे पढ़ो, नीमे सुलाइड, निमेसुलाइड जो है वो क्या है ये समझना है। तो यह एक नॉन एस्ट्रॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ये जब आपको चोट वोट लगती है ना, तो सूजन जो होता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। जैसे आपका दर्द हो गया, बुखार हो गया, सूजन हो गया, इन सबको कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये क्या है, नॉन एस्ट्रॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इसको शॉर्ट फॉर्म में
नॉन एस्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ऐसे कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है। इसका यूज दर्द, बुखार, सूजन ये सब में किया जाता है। इसका प्रतिबंध का कारण क्या है? तो भारत सरकार ने 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निमेसुलाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, और कई पश्चिमी देशों में यह पूरी तरीके से, ये जो दवा है वो प्रतिबंध है। लेकिन भारत सरकार ने कब से लगाया है? तो 12 वर्ष से 12 इयर्स जो होते हैं उससे कम के जो बच्चे हैं, उनमें इसका यूज जो है वो नहीं किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण भारत सरकार ने क्या दिया है? तो इसका मुख्य कारण यह है कि ये जो दवा जो होता है वो हेपेटोटॉक्सिक टॉक्सिक ये जो दवा होती है वो हेपेटोटॉक्सिक जो है वो होती है। अब हेपेटो हेपेटो जब भी आएगा ना तो लीवर से रिलेटेड होता है, तो हेपेटोटॉक्सिक का मतलब होता है कि लीवर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये निमेसुलाइड जो है वो किस टाइप की दवा है? तो ये दवा जो है वो हेपेटोटॉक्सिक है। हिपेटोटॉक्सिक हिपेटोटॉक्सिक मतलब लीवर जो होता है उसके लिए बहुत खतरनाक होता है, जिससे लीवर जो है वो फेल हो सकता है। इसके अलावा इसके अलावा ये जो दवा है, ये जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है। नेफ्रोटॉक्सिक मतलब नेफ्रो जब भी आएगा तो वो आप समझ लीजिएगा किडनी से संबंधित है। तो ये किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है, किडनी फेल्योर भी करवाता है। तो नेफ्रोटॉक्सिक जो है वो किडनी को नुकसान भी पहुंचाता है, तो नेफ्रोटॉक्सिक भी हो सकता है। तो चूंकि ये निमेसुलाइड जो था वो आपका डैमेज करता था, हिपेटोटॉक्सिक होता था, उसी के साथ साथ आपके किडनी को भी डैमेज करता था। इस कारण से भारत सरकार ने इसको बैन किया है। तो अब आप ऑप्शन पढ़ो। यह यकृत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, लीवर को नुकसान पहुंचाता है, किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो पहला, दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से बन जाएगा। वहीं लंग्स और हार्ट की बात करें तो निमेसोलाइड जो होता है उसका प्राथमिक और सबसे गंभीर जो साइड इफेक्ट होता है वो फेफड़ा और हृदय नहीं होता, बल्कि वो यकृत होता है और गुर्दा होता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। डिक्लोफिनेक के बारे में आप जानते होंगे। डिक्लोफिनेक जो है ये भी एक दर्द निवारक दवा है जिस पर प्रतिबंध भारत सरकार ने ऑलरेडी लगा दिया है, क्योंकि इसके कारण से जो वल्चर्स थे, गिद्ध थे, उनकी आबादी जो है वो घट रही थी, गिद्धों की किडनी जो है वो फेल हो रही थी। पैरासीटामोल के बारे में बता दूं, यह सबसे सुरक्षित बुखार की दवा मानी जाती है, लेकिन इसके ओवरडोज से लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ये भी ध्यान आपको रखना होगा। तो निमेसुलाइड बैन का रीजन मैंने बता दिया, नेफ्रोटॉक्सिक है और हेपेटोटॉक्सिक है। डिक्लोफेनाक बैन का रीजन बता दिया, वो वल्चर का पॉपुलेशन जो है वो घटा रहा था, उनमें किडनी किडनी फेल्योर हो जाता था। और NSAID नसाइड का फुल फॉर्म क्या है? नॉन एस्ट्रॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आग के प्रकार को सबसे उपयुक्त अग्निशामक के साथ जो है वो सुमेलित करें। फायर का टाइप क्या है? और ऑयल और पेट्रोल बोल रहा हूँ, उसमें जो है वो दूसरी सूची जो है शामन की विधि, एक्सटेंड्यूसर मेथड क्या हो सकता है, उसको बुझाने का तरीका जो है वो क्या हो सकता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखो कि कौन सी टाइप का आग होगा तो किसको कैसे बुझाएंगे। तो पहला आग है जो लकड़ी या फिर कागज की आग है, लकड़ी या फिर कागज से आग जो है वो लगा हुआ है। तो इसे बुझाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका जो होता है वो वाटर होता है, जो कि तापमान को सीधा जो है वो कम कर देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो दो हो जाएगा। ठीक है, वाटर होगा क्योंकि तापमान को सीधा कम करेगा, और कुछ नहीं यहाँ पे करना है। दूसरा टाइप का आग जो है वो, मान लिया कि आग जो है वो इलेक्ट्रिकल फायर से लगी है, आग जो है वो इलेक्ट्रिकल फायर से लगी है। तो ये जो आग, जैसे ये समझ लो आप, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये जो लकड़ी की आग जो होती है ना, वुड या फिर पेपर का आग जो होता है, उसको किस क्लास के आग में डिवाइड किया जाता है? तो आग के कई सारे क्लास होते हैं, तो ये क्लास ए का आग है। ये भी अगर पूछ लिया जाए कभी तो ये क्लास ए का आग होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल फायर मैं बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रिकल फायर का मतलब होगा कि बिजली के उपकरणों में लगी आग पर पानी नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि करंट लग जाएगा, करंट लगने का खतरा होता है। इस कारण से क्या करेंगे कि आग लगता ही क्यों है? तो आग लगता है ऑक्सीजन के कारण। तो हम क्या करेंगे ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई को सीधा कट कर देंगे, और उपकरण को खराब भी नहीं ये करता है।
पानी से खराब भी हो जाएगा, करंट भी लगेगा, ये सब भी खतरा होता है ना। तो इस कारण से यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर 1 में है। कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो भी इलेक्ट्रिकल आग होती है उसको किस क्लास में रखा जाता है, तो इलेक्ट्रिकल आग जो होता है उसको रख उसको रखा जाता है क्लास ए या फिर क्लास ई में रखा जाता है, क्लास ए या फिर क्लास ई में रखा जाता है। उसके बाद कोई ऐसा आग जो है वो ऑयल या फिर पेट्रोल से लगा हुआ फायर है, तेल या फिर पेट्रोल से जो आग लगी हुई है, तो पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है, पेट्रोल जो होता है वो पानी से हल्का होता है, इसीलिए पानी डालने पर पेट्रोल जो है वो ऊपर तैरते रहेगा और ऊपर जो है वो जलते रहेगा। तो पानी से तो इसको बुझाया नहीं जा सकता, तो इसे बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इसे बुझाने के लिए फोम यूज करते हैं। इसे बुझाने के लिए हम फोम यूज करते हैं, या तो आप जो है वो जो सैंड होता है ना, रेत होता है, बालू होता है, उसको भी यूज कर सकते हो। तो सैंड या फिर फोम टाइप को इसमें यूज किया जाता है। तो ये जो होगा वो 3 होगा, पेट्रोल वाला आग। अब तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि पेट्रोल का आग का क्लास कौन सा है, तो पेट्रोल का जो आग होता है वो उसका क्लास जो होता है वो बी होता है, बी क्लास का ये आग होता है। उसके बाद जो है वो जो है वो कुकिंग फैट फायर, कुकिंग फैट फायर, खाना पकाने वाला जो तेल होता है उसे उसमें जो आग लगती है, तो खाना पकाने वाला वसा या फिर खाना पकाने वाला तेल में जब आग लगती है, तो किचन में कुकिंग ऑयल की आग जो है वो बहुत अधिक जो है तापमान पर होती है, इसीलिए इसे जो है वो वेट केमिकल का उपयोग कर कर इसे बुझाया जाता है, जो तेल के साथ जो है वो रिएक्शन करके एक जो है वो साबुन जैसा झाग बना देती है, स्पॉन्जिफिकेशन कर देती है, जिससे आग जो है वो बुझ जाता है। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे वो वेट केमिकल यूज करेंगे, कहाँ पे, तो कुकिंग वाले में। तो ये जो आंसर आपका होगा वो 4 होगा। लेकिन ये क्लास कैसा है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आग का जो क्लास होता है वो एफ होगा या फिर के होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लास ए का जो आग होता है वो वुड और पेपर का होगा, उसको पानी से बुझाएंगे। क्लास बी का जो आग होगा, क्लास बी का जो आग होगा वो पेट्रोल का होगा, जिसको हम फोम या फिर ड्राई पाउडर या फिर सैंड से बुझाएंगे। क्लास सी और क्लास ई का जो आग होगा, क्लास सी और क्लास ई का जो आग होगा वो इलेक्ट्रिकल फायर से होगा। क्लास सी और क्लास ई, क्लास सी और क्लास ई का जो फायर होगा वो इलेक्ट्रिकल फायर से होगा, इलेक्ट्रिकल आग होगा। और उसको या तो आप जो है वो CO2 से बुझा लो या फिर ड्राई पाउडर का यूज कर लो, लेकिन वहां पे आप क्या क्या नहीं यूज कर सकते हो, पानी नहीं यूज कर सकते हो। उसके बाद किचन या फिर कुकिंग फैट ऑयल जो होगा उसको वेट केमिकल से बुझाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पोषक तत्वों की कमी और उनसे होने वाले रोग जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि विटामिन डी जो होता है उससे कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी जैसे ही आप देखोगे तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है, तो 4 कौन सा है, तो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। विटामिन बी 1 आ गया, विटामिन बी 1 जो है वो आ गया। तो विटामिन बी 1 जो होता है उससे जो है वो बेरी बेरी होता है, तो ये 3 आ गया। तो 4 के बाद 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। विटामिन डी जो होता है वो उसको कैल्सीफेरोल जो है वो कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है और रिकेट्स कहते हैं इसको, या फिर सूखा रोग इसको कहा जा सकता है। विटामिन बी 1 जो होता है उसको थायमीन कहा जाता है। इसकी कमी से न्यूरल सिस्टम और हृदय जो है वो प्रभावित होता है, और इस जो रोग होता है उसको बेरी बेरी कहा जाता है। तो थायमीन से न्यूरल सिस्टम और जो हार्ट है वो इफेक्ट करता है। उसके बाद विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 12 है जिसको जो है वो साइनोकोबालामीन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु होता है और इसकी कमी से आरबीसी जो है वो ठीक से नहीं बन पाती है, इसलिए ये जो है वो एनीमिया भी होता है। और जो एनीमिया जो विटामिन बी 12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको परनीसियस एनीमिया कहा जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, परनीसियस एनीमिया कहा जाता है। निकोटिनिक जो अम्ल होता है, जो विटामिन बी 3 है, निकोटिनिक जो अम्ल होता है इसको बोला जाता है नियासिन बोल लो या फिर विटामिन बी 3 बोल लो, बी 3 बोल लो या फिर इसको जो है वो नियासिन कह लो। ये जो होता है इसकी कमी से त्वचा, पाचन और तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, और इससे जो रोग होता है वो पेलाग्रा होता है। ठीक है, तो नियासिन जो होता है वो पेलाग्रा होता है। तो लास्ट वाला 1 होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा।
तो रेटिनॉल विटामिन ए हो गया जिससे रतौंधी होती है। विटामिन बी 1 थाइमीन जो हो गया वो बेरी हो गया। विटामिन बी 3 नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड जो होता है वो पेलाग्रा हो गया। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामीन जो हो गया वो परनीसियस सिनेमिया हो गया। विटामिन सी जो हो गया वो स्कॉर्बिक एसिड होता है वो, और स्कैर्वी बीमारी होते हैं। विटामिन डी जो हो गया वो कैल्सीफेरोल जो होता है जिससे बच्चों में जो है वो रिकेट्स होता है, और वयस्क जो होता है उसमें ऑस्टियोमलेशिया होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज क्या जे जे थॉमसन ने की थी? तो ये तो सत्य है भाई। दूसरा, रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो हेनरी बैकरेल ने की थी। तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो हेनरी बैकरेल ने की थी, तो ये भी सही है। 1897 में जे जे थॉमसन ने कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी से तो इलेक्ट्रॉन को खोजा था ना। वहीं हेनरी बैकरेल जो था उन्होंने 1896 में हेनरी बैकरेल जो था उसने यूरेनियम के लवणों में की थी इसकी खोज, रेडियो एक्टिविटी की। बाद में मैरी क्यूरी ने इस पर विशेष रूप से काम भी किया था। उसके बाद जो है वो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, तो ये भी सही है। 1932 में सबसे 1932 में जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी करवाकर इसको खोजा गया था। आइंस्टाइन ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो ये तो गलत हो गया भाई। आइंस्टाइन रदरफोर्ड से क्या संबंध रखता है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, जो न्यूक्लियर मॉडल जो होता है, वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था 1991 में। जो गोल्ड फाइल वाला उनका एक्सपेरिमेंट था उससे। आइंस्टाइन का इससे कोई लेना देना नहीं था। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है वो उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जे के एल सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही बनेगा। आसान सा सवाल है, ऐसा कुछ जो है वो दिक्कत नहीं है। तो सबका हो गया। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरेल ने। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति सीने में जलन से पीड़ित होता है तो उसे अक्सर जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो दिया जाता है। रासायनिक रूप से यह प्रभावी क्यों होता है? तो देखो, एसिडिटी, सीने में जलन हो रही है मतलब एसिडिटी हो रही है। आपकी एसिडिटी जो है वो ऊपर की ओर आ चुकी है। आपका जो ओइसोफेगस जो हार्ट होता है ना वहां तक आ चुका, हार्ट से नीचे ऊपर जो ट्रैकिया होता है ना, उस ओइसोफेगस तक चीजें जो है वो आ चुकी है, जिस कारण से सीने में जलन हो रही है। तो आपको एसिडिटी हो रहा है। अब उस एसिडिटी को कम करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? बेस देना पड़ेगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या होता है? MgOH2 जो है वो पेट में HCl के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा, और जो हार्ट बर्न है, एसिडिटी है, उसको जो है वो खत्म करेगा। तो इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब ये जो है वो माइल्ड बेस होता है। एंटा एसिड के रूप में इसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो ये जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करता है। जैसे इस तरीके से रिएक्शन होता है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जो है वो क्या करेगा? HCl से ये रिएक्शन करेगा, और HCl से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? HCl से रिएक्शन करने के बाद ये जो है वो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसी के साथ साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस बना देगा, वाटर बना देगा। तो एसिडिटी आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, यह एक जो है वो मृदु क्षार है, माइल्ड क्षार है, जो पेट के अतिरिक्त HCl के साथ रिएक्शन करता है, नमक और पानी बना देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। और देखो कि वसा का पाचन जो है वो कौन करवाता है? तो वसा का पाचन जो है वो बाइल जूस जो है वो इसको इमल्सिफाई करता है, और इमल्सिफाई करने के बाद वसा का पाचन जो है वो लाइपेज के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रबल अम्ल तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्षार है, और अम्ल अम्ल को आखिर न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? पेट की परत पर मैग्नीशियम धातु की एक परत चढ़ी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी धातु की कोटिंग नहीं होती है वहां पे। न्यूट्रलाइजेशन वाला का सिर्फ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया। एंटा एसिड जो है वो क्या होता है? तो एसिड का जो इफेक्ट को कम करे उसको एंटा एसिड जो है वो कहा जाता है। जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी के साथ साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी एंटा एसिड के रूप में जो है वो किया जाता है, जो कि इनो में दिया जाता है। इनो देखो ना उसमें। पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.5 से लेकर 2 के आसपास होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल पूछा जाए कि आर्कियोपेटेरिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करिए। आर्कियोपेटेरिक्स जो है वो क्या है? आर्कियोपेटेरिक्स एक जीव है जिसके बारे में आप जानते होंगे। तो आर्कियोपेटेरिक्स जो है वो पृथ्वी पर अब तक खोजा गया सबसे पुराना पक्षी है। तो ओल्डेस्ट पक्षी ये होता है, ये एक आदिम पक्षी है। और सरीसृप और पक्षियों के बीच जो है वो कनेक्टिंग लिंक भी होता है। तो यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। ये जो होता है वो 15 करोड़ साल पहले जुरासिक युग में पाया जाता था। तो कथन एक जो है और कथन दो पढ़ते हैं। कथन एक तो सही हो गया। कथन दो क्या है? कथन दो बोल रहा है कि इसमें सरीसृप और पक्षियों दोनों के लक्षण है। तो यस भाई, कनेक्टिंग लिंक तभी तो कहला रहा है, दोनों के लक्षण है। तो इवोल्यूशन में इसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक जो है वो माना जाता है, क्योंकि इसके जो है वो फॉसिल में दोनों वर्गों के लक्षण जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। वहीं तीसरे ऑप्शन की बात करें कि हड्डियां जो है वो वायवीय नहीं होती हैं, बोन्स है वो न्यूमेटिक नहीं होती। न्यूमेटिक बोन कहने का मतलब कि ऐसा बोन, न्यूमेटिक बोन कहने का मतलब कि ऐसा बोन जो अंदर से खोखला हो। अब अंदर से बोन जो है वो खोखला जो है वो क्यों बनाया जाता है? खोखला इसलिए बनाया जाता है ताकि हल्की हो, ताकि उड़ सके। ठीक है, ताकि उड़ सके। तो इनकी जो हड्डियां जो होती हैं वो वायवीय नहीं होती हैं। कह रहा है कि न्यूमेटिक बॉडी, इनके बोन जो होते हैं वो न्यूमेटिक नहीं होते हैं। शरीर जो है वो सुविकसित आकृति और उड़ान पंखों से ढका होता है। बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है वेल डेवलप्ड कॉन्टोरस एंड फ्लाइट फिदर्स। ठीक है। उसके साथ ही साथ कह रहा है कि उसका जो है वो अग्रपाद जो होता है वो फोर लिम्ब होता है, वो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित होता है। फोर लिम्ब जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग के रूप में टू फ्लाइट, उड़ने के लिए। तो इसमें रेप्टाइल के क्या लक्षण है? लेप्टाइल का लक्षण होता है कि इनकी हड्डियां जो है वो आधुनिक पक्षियों की तरह खोखली या फिर हवा से भरी न्यूमेटिक नहीं होती, वो ठोस होती हैं। तो इनकी जो है वो उसी के साथ साथ इनकी जो चोंच होती है ना, चोंच में जो है वो दांत होती है और एक लंबी हड्डी वाली पूंछ भी होती है। तो ये सब जो है वो किससे मिल गया? रेप्टाइल से मिल गया। पक्षी वाला इनमें क्या लक्षण होता है? तो पक्षी वाला लक्षण होता है कि इसका शरीर जो है वो सुविकसित पंख होता है, फीदर्स इसके पास होता है, फीदर से पूरा शरीर जो है वो ढका हुआ रहता है। आप पक्षियों को देखो कि उनका पंख से शरीर ढका हुआ रहता है ना। और इसके आगे के पैर फोरलिम जो होते हैं वो उड़ने के लिए विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही तो पक्षियों में होता है ना। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है। तो आर्कियोपेटेरिक्स से कई सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो योजक लिंक के बारे में यदि मैं कुछ और आपको बता दूं कि योजक लिंक किसका जो है वो क्या होता है, तो वायरस किसका है? तो आपको पता है कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच है। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच है। दूसरा आपसे सवाल पूछा जाएगा युगलिना के बारे में कि युगलिना जो है वो क्या है, किनके कीच के बीच जो है वो युगलिना लिंक है। युगलिना जो लिंक होता है वो प्लांट एंड एनिमल के बीच है। प्लांट और एनिमल के बीच जो कनेक्टिंग लिंक है वो युगलिना है। उसके साथ ही साथ पेरीपैटस, पेरीपैटस के बारे में आपको याद रखना है। पेरीपैटस, पेरीपैटस जो है वो किसके किसके बीच का लिंक है? तो एनालिडा और ऑर्थोपोडक के बीच के है। पेरीपेटस जो होता है वो एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा के बीच है। ऑर्थ्रोपोडा के बीच है। उसके साथ ही साथ एकिडना या फिर प्लेटिपस, एकिडना या फिर प्लेटिपस, ये जो होता है वो स्तनधारी और सरीसृप के बीच है। रेप्टाइल एंड मैमल्स के बीच है। कैसे? तो एकिडना जो होता है वो अंडे देता है फिर भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है। बस इतना आपको याद रखना होगा। तो आर्कियोपेटेरिक समझ में आ गया। रेप्टाइल्स के फीचर क्या क्या इसमें होते हैं? तो थिक बोन होते हैं, लॉन्ग बोनी टेल होता है, सॉलिड बोन होता है। ठीक है। बर्ड्स के फीचर क्या होते हैं? तो इसके फिदर्स होते हैं और मॉडिफाइड फोरलिम जो है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल है कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी और डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़ों से तेल के दाग धोना आसान होता है। ठंडे पानी की तुलना में यदि गर्म पानी और डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो कपड़े धोना जो है वो आसान होता है, तेल के दाग उनसे आसानी से निकल जाता है। ईजियर होता है ऑयली स्टेन्स को निकालना हॉट वाटर को यूज करके डिटर्जेंट के साथ एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो जो है वो सत्य है। सारा जो खेल है वो सरफेस टेंशन का होता है। तो दैनिक जीवन में आपने इसको अनुभव भी किया होगा। बहुत आसानी से दाग जो है वो गर्म पानी से निकल जाता है। तो पहला तो सत्य होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि गर्म पानी के पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है जिससे यह रेसे में अधिक प्रभावी ढंग से प्रवेश करता है। गर्म पानी जो होता है, हॉट वाटर जो होता है, वो क्या कर रहा है? वो पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है। कह रहा है कि जो हॉट वाटर होता है वो इंक्रीज कर देता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की। तो नहीं भाई, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को घटाना होता है। गर्म पानी जो होता है वो पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरीके से गलत होता है। तापमान, टेम्परेचर और पृष्ठ तनाव जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के अणु जो होता है उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और उनके बीच का आकर्षण बल जो होता है, कोहेसिव फोर्स जो होता है, वो कमजोर हो जाता है। इससे पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। तो पृष्ठ तनाव डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ही पानी जो है वो कपड़ों के बारीकी जो फाइबर्स होते हैं उनके अंदर गहराई में प्रवेश करते हैं। मैल हो गया, तेल हो गया, उन सबको बाहर निकाल देते हैं और डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव और भी कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला जो है वो सही है और दूसरा जो है वो गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। मच्छरों के लार्वा में भी आप देखते हो कि क्या किया जाता है? तो ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे दे देते हैं। तो जब पानी में मिट्टी का तेल, केरोसिन डाल दिया जाता है तो पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, जिससे लार्वा डूब मर जाते हैं। यही आप देखो कि जब आप गर्म सूप पीते हो, तो गर्म सूप आप जब पीते हो तो गर्म सूप जो होता है वो ठंडे सूप की तुलना में अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि गर्म सूप जो है वो गर्म होने पर उसका पृष्ठ तनाव है वो कम होता है और वह जीव के सभी जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, 8,000 से के आसपास होते हैं, उनमें अच्छी तरीके से फैल जाता है। वर्षा की बूंदे जो है वो गोल क्यों होती है? तो वो भी सरफेस टेंशन के कारण ही होते हैं, क्योंकि कोई भी लिक्विड होता है उसका गुण होता है कि वो न्यूनतम क्षेत्रफल ले ले। तो जब न्यूनतम क्षेत्रफल लेगा तो वो बूंद के रूप में बन जाता है। देखो, एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि साबुन के बुलबुले जो है वो बड़े क्यों बनते हैं? या फिर आपसे पूछा जाएगा कि गर्म पानी से कपड़े अच्छे क्यों धुलते हैं? तो ये दोनों का कारण आपको पृष्ठ तनाव कम होने के कारण होता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण होता है। तो ध्यान आपको रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज। सोप डालेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि फोटो स्टेट मशीन में के ड्रम पर किसकी कोटिंग होती है? बहुत अच्छा सवाल है, कंप्यूटर से सवाल है। तो ड्रम जो होता है उसमें सेलेनियम की जो है वो कोटिंग होती है। सेलेनियम की कोटिंग होती है। कई टाइप के जो है वो प्रिंट होते हैं, प्रिंटर होते हैं। तो जीरोक्स मशीन जो होता है, उस मशीन के अंदर जो है वो एक ड्रम लगा हुआ रहता है, ऐसे बेलन के आकार का होता है। कई सारे जो 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 होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइप के जो है वो प्रिंटर होते हैं। तो प्रिंटर कई टाइप के होता है। तो उनमें एक जो है वो प्रिंटर होता है जिसमें हथौड़ा और ड्रम होता है। तो वो ड्रम वाला उसी में बात कर रहा है। तो इसके ड्रम के ऊपर जो है, इसका जो ड्रम होता है इस पे जो है वो सेलेनियम की कोटिंग होती है। इस पे जो है वो सेलेनियम की कोटिंग होती है। सेलेनियम नाम का तत्व जो होता है उसकी परत जो है वो चढ़ा दी जाती है। तो ये आपको ध्यान है। सेलेनियम क्यों चढ़ाया जाता है? तो सेलेनियम क्या है ना, सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर मतलब जो प्रकाश पे डिफेक्ट दिखाए। फोटो कंडक्टर, इसका मतलब है कि अंधेरे में यह जो है वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब प्रकाश आता है, लाइट पड़ता है, तो ये जो है वो कंडक्टर बन जाता है। अब इसी गुण के कारण जब मशीन में प्रकाश जो है वो कागज पर पड़ती है, तो जहां जहां काले अक्षर होते हैं वहां से प्रकाश नहीं टकराता है और ड्रम का वह हिस्सा जो है वो चार्ज रह जाता है और इंक जो है वो टोनर जिसको कहते हैं, वो जो है वो अपनी ओर खींच लेता है और कागज पर छप जाता है। बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे नहीं समझना, इन सब चीजों को कंप्यूटर में समझना होता है। ठीक है, तो बस इतना याद रख लो कैसे होता है। ड्रम और हथौड़ा होता है वहां पे, ये भी ध्यान आपको रखना है। फोटोकॉपी मशीन को खोजा किसने था? तो कार्लसन ने खोजा था। चेस्टर कार्लसन ने खोजा था फोटोकॉपी मशीन को 1938 में।
टोनर जो है वो फोटोकॉपी मशीन में इस्तेमाल होने वाली जो ड्राई इंक होती है, सूखी जो स्याही होती है, उसको टोनर कहा जाता है, जो मुख्य रूप से कार्बन पाउडर और पॉलीमर से बना हुआ होता है। सेलेनियम का और यूज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका उपयोग जो होता है वो फोटो सेल्स और सोलर सेल में भी किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कैडमियम जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, कैडमियम जो होता है इसका उपयोग जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को सोखने के लिए कंट्रोल रॉड में किया जाता है। कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसके बाद सिलिकॉन जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर होता है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी चिप होता है उसका पैनल बनाने में यूज किया जाता है। जिरकॉन की बात करें तो जिरकॉन एक जो है वो जर्म स्टोन है, एक खनिज होता है, इसका उपयोग जो है वो सिरेमिक उद्योग और नकली हीरे क्यूबिक जोरक्वाइन बनाने में किया जाता है। तो जरकोनिन नकली हीरे, नकली हीरा जो है वो बनाने में इसका यूज जो है वो किया जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो फोटोकॉपी मशीन ड्रम जो कोटेड सेलेनियम से होता है, सेलेनियम का जो प्रॉपर्टी होता है वो फोटो कंडक्टर के रूप में काम करता है। टेक्नोलॉजी का नेम जो है वो ये जो टेक्नोलॉजिकल नेम इसका जो होता है वो जो है वो जेरोग्राफी कहलाता है। और इन्वेंटर जो है वो कार्लसन हो गया। और न्यूक्लियर कंट्रोल रोड जो होता है वो कैडमियम का यूज किया जाता है, ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि समरूप अंग जो होता है वो लगभग एक समान दिखाई देते हैं और वो एक समान कार्य करते हैं, लेकिन इनका जो विकास होता है वो पूरी तरह के अलग अलग समूहों में व अलग अलग प्रारूप में होता है। ठीक है। पूछ रहा है कि एनालॉगस ऑर्गन जो होता है वो सिमिलर अपीयरेंस होता है, परफॉर्म करता है सिमिलर सेम फंक्शन, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, डिफरेंट पैटर्न पे ये बना हुआ होता है। तो ये जो कथन है वो सही है, पहला जो कथन है वो सही है। ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन वैसे अंग होते हैं जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका फंक्शन भी समान होता है, लेकिन वो जो है ना ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो होता है उनका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ये हो गया। कारण इसका क्या होता है, तो तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो हवा में शरीर को ऊपर उठाने का एक ही उद्देश्य का पूरा करते हैं, लेकिन उनका मूल संरचना है वो पूरी तरीके से भिन्न है। अतः यह समरूप संरचनाएं अभिसारी विकास का परिणाम होते हैं। ठीक है। अभिसारी विकास का परिणाम होता है। तो देखो तितली को देख लो, जो एविस होती है, पक्षी होती है, उनको देख लो, चमगादड़ को देख लो। तीनों के पंख का काम केवल और केवल क्या है, उड़ना ही है। तीनों का पंख का काम उड़ना ही है, लेकिन तितली के जो पंख होते हैं वो काइटिन से बने होते हैं, और पक्षी के जो पंख होते हैं वो हड्डी और पैरों से फीदर से बने होते हैं। चमगादड़ के जो पंख होते हैं तो त्वचा की जो झिल्ली होता है, पेटेगियम, मैंने बताया था पेटेगियम से बने होते हैं। तो ये बने हुए अलग अलग हैं, लेकिन इनका काम जो है वो सेम ही होता है। चूंकि अलग अलग पूर्वजों और जीवों के एक समान पर्यावरण हवा में रहने के लिए जैसे विशेष अंग पंख विकसित कर लिए हैं, इसीलिए इन्हें जो है वो अवसारी विकास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। तो आर जो है ना, ए का एकदम सटीक उदाहरण और वैज्ञानिक व्याख्यान भी है, तो ये भी सही है। और डेवलप जो है वो संबंधित व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप इसको आंसर लेके चलोगे। ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन जो समजात अंग होता है वो क्या होता है, तो ये समरूप अंगों से बिल्कुल उल्टे होते हैं। इनकी उत्पत्ति और संरचना तो समान होती है, लेकिन काम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मनुष्य का हाथ जो है वो पकड़ने के लिए, वेल का जो फ्लिपर होता है वो तैरने के लिए, चमगादड़ का पंख जो होता है वो उड़ने के लिए, इन सबकी हड्डियों का ढांचा जो है वो एक जैसा होता है। ठीक है, लेकिन काम जो है वो अलग अलग होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो होमोलोगस जो ऑर्गन होते हैं, समजात अंग जो होते हैं वो अपसारी विकास का परिणाम होते हैं और एक ही पूर्वज से अलग अलग दिशाओं में ये विकसित होते हैं, तो वो डाइवर्जेंट होता है। और ये तो कन्वर्जेंट वाला है, ये तो जो है वो कन्वर्जेंट वाला है, अभी हमने बताया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ट्रिक क्या याद रखना है, एनालॉगस ऑर्गन जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है, एनालॉगस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है, और होमोलोगस जो होता है वो डाइवर्जेंट होता है। होमोलोगस होमोलोगस जो होगा वो डाइवर्जेंट होगा, तो एच डी से याद कर लो और ए सी से याद कर लो। एनालॉगस जो होगा वो कैसा होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट कहने का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जेंट कहने का मतलब कि सामान्य काम, समान काम लेकिन अलग
संरचना। यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंट में समान संरचना लेकिन अलग काम। ये ध्यान आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालोगस का एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड हो गया। होमोलोगस का एग्जाम्पल ह्यूमन का हैंड हो गया, वेल का फ्लिपर हो गया। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन दिया है और उसके साथ ही साथ केमिकल दिया गया कि कौन सा केमिकल का एप्लीकेशन जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला है कि फलों को पकाने में तेजी लाने के लिए हास्टेन फ्रूट रिपिंग। तो फलों को जो पकाया जाता है वो किससे पकाया जाता है, तो वो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप जाओगे। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो क्या करता है, एथिलीन गैस निकाल देता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, देखो फल पकता ही है एसिटिलीन हार्मोन के कारण, हार्मोन के कारण, एसिटिलीन हार्मोन के कारण। और यही एसिटिलीन हार्मोन जो है वो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो निकालता है। तो कच्चे फल जैसे आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, इनको आर्टिफिशियली पकाना होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है CaC2, इसका जो है वो यूज करते हैं। यह हवा की नमी के साथ रिएक्शन करता है और एसिटिलीन गैस निकालता है और इससे फल जो है वो पक जाता है। एसिटिलीन जो है वो हार्मोन टाइप का होता है, जो कि पौधे में नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली इससे पैदा किया जाता है। अब आपको आर्टिफिशियल रेन करवाना है, आर्टिफिशियल रेन करवाना है। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए क्या होगा, बादल का कंडेंस करवाना पड़ेगा। तो क्लाउड सीडिंग की जाती है, बादल बादल की सीडिंग किया जाती है और वो आर्टिफिशियल रूप से किया जाता है और इसको सिल्वर आयोडाइड से किया जाता है। इसको जो किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड से किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड कहाँ है, सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 2 और 1 हो गया, तो ये खत्म ये खत्म। सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो सिल्वर आयोडाइड होता है। और या तो आप जो है वो ड्राई आइस का छिड़काव भी कर सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई आइस का भी यूज कर सकते हैं। कब, आर्टिफिशियल रेन में। ठीक है। तीसरा है टू प्रिजर्व फ्रूट जूस। जो फ्रूट जूस आप बाहर देखते हो ना, पैक्ड फ्रूट जूस, तो उसमें सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोएट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में कई बार ये पूछ लिया गया है। तो प्रिजर्व करना होता है जब फूड को, जैसे जेल हो, जैम हो, फल का रस हो, तो उसमें फंगस ना लगे, उसमें बैक्टीरिया ना लगे। तो इन सब के बचाने के लिए ना फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। तो ये जो है वो चौथा सोडियम बेंजोएट का होता है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करना होता है। तो ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उनमें क्या करना है, उनमें कीटाणुओं को मारना है। जैसे आपका पानी का टंकी हो गया, कुआं हो गया, इन सब में कीटाणुओं को मारना है। तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। तो ये जो हो गया वो पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर 3 आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, KMnO4, KMnO4। इसे आम भाषा में रेड मेडिसिन भी कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को रेड मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है, रेड मेडिसिन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक फल पकने वाला जो हार्मोन होता है वो एथिलीन होता है। ठीक है, ये एसिटिलीन गैस है। और प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो फल पकने वाला हार्मोन होता है वो क्या होता है, वो एथिलीन होता है। इथिलीन जो है वो होता है, मतलब क्या होता है, C2H4, ये होता है। सिल्वर नाइट्राइड जो होता है, AgNO3, सिल्वर नाइट्राइड जो होता है, जिसको लूनर कास्ट भी कहते हैं, लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, सिल्वर नाइट्राइड इसका कहता है। इसका उपयोग जो है वो स्याही जो होता है ना, इंक, अमिट स्याही, वोटर्स इंक में इसका यूज किया जाता है। वोटर्स इंक में यूज किया जाता है सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। AgBr जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, तो वो फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में। पानी को शुद्ध करने में और कौन सा गैस यूज किया जा सकता है, क्लोरीन का यूज किया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जा सकता है, फिटकरी का यूज किया जा सकता है।
तो आर्टिफिशियली यदि फ्रूट को पकाना हो तो कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, एसिटिलीन गैस बना देता है। यदि नेचुरली फ्रूट को पकाना है तो इथाइलिन गैस हार्मोन होता है, एथिलीन गैस हार्मोन होता है। आर्टिफिशियल रेन करवाना हो, क्लाउड सीडिंग करवाना हो तो सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस को यूज करेंगे। फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट का यूज करेंगे। वाटर प्यूरिफिकेशन जो होता है, जिसको लाल दवा भी कहते हैं, वो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो होता है KMnO4। उसी के साथ साथ जो है वो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो वोटर्स इंक के रूप में यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि फोकल लेंथ जो होता है वो आई लेंस का कंट्रोल किसके द्वारा होता है। सवाल पूछा जा रहा है कि जो नेत्र का लेंस होता है, आई का लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है किसके द्वारा। आपको पता है कि फोकस दूरी जो है वो बदलती रहती है ह्यूमन आई का। तो ह्यूमन आई जो है वो होता क्या है, सवाल तो सबसे पहले ये होता है। तो ह्यूमन आई एक जो है वो नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। और ये किसका बना हुआ रहता है, लेंस जो है वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है। लेंस जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है। जैसा कि आप कैमरे में देखते हो ना, तो कैमरे की लेंस की तरह फोकस दूरी फिक्स नहीं होता ह्यूमन में। हमारी जो आंख होती है उसकी फोकस लेंथ जो होती है ना, वो जितनी जरूरी है उसके हिसाब से वो चेंज होती रहती है, ताकि हम जो है वो पास की वस्तुओं को देख सकें और ताकि हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकें। तो लेंस का जो आकार होता है, मोटा होता है, पतला होता है, उन सबको बदलने का जो काम होता है वो सिलियरी बॉडी करती है या फिर सिलियरी मसल्स करती हैं। ठीक है, ये सारा जो है वो सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल्स के द्वारा किया जाता है। जैसे ये आखिर काम कैसे करता है, तो यदि हमें जब हमें दूर की वस्तु देखनी होती है, पहला कंडीशन, जब दूर देखना हो, जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तब क्या होता है, तब ये जो है वो, ये जो सिलियरी बॉडी होती है वो रिलैक्स हो जाती है। सिलियरी बॉडी या फिर सिलियरी मसल्स जो होती है वो क्या करती है, वो रिलैक्स हो जाती है, वो शिथिल हो जाती है। ठीक है, अब रिलैक्स होने से होता क्या है कि लेंस जो होता है, लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है। लेंस पतला हो जाता है। अब लेंस पतला होने से क्या होता है, लेंस पतला होने से जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिस कारण से हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलियरी बॉडी रिलैक्स कर जाती है, लेंस जो है वो पतला हो जाता है और फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है। यही दूसरी कंडीशन होगी कि जब हमें नजदीक वाली देखनी हो वस्तु, पास वाली वस्तु को देखना है, तब क्या होगा, तब जो है वो सिलियरी बॉडी क्या करेगी, तब जो है वो सिलियरी बॉडी वो सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, सिलियरी बॉडी जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, तो वो सिकुड़ने से क्या होता है कि लेंस जो होता है, लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है। जैसे कोई स्ट्रक्चर इतना में फैला हुआ हो और वही स्ट्रक्चर अब इतना में आ जाए तो लेंस क्या होगा, लेंस जो होगा वो मोटा हो जाएगा। अब जब लेंस मोटा हो गया, फोकस दूरी पहले देखो कितना था लेकिन अब जो है वो कितना हो गया, तो कम हो गया। तो इस कारण से फोकस दूरी जो है वो कम जाती है, कम जाती है। तो आप आसानी से चीजों को देख सकते हो। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी पूरे प्रोसेस को एकोमोडेशन ऑफ लेंस कहा जाता है, या फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन आप कह लो इसको, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता इसे कहा जाता है। समझ में आ गया। तो नियर पॉइंट जो आप आसानी से देख सकते हो वो कितना होता है, तो वो आपको पता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। दूर वाला आप कितना ज्यादा देख सकते हो, तो वो इनफाइनाइट आप देख सकते हो। ठीक है,
प्रेस बायोपिया क्या होता है? तो प्रेस बायोपिया, जिसको जरा दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, इसमें सिलियरी जो मसल्स होती हैं, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो तो सिलियरी मसल जो है वो आपकी कमजोर होने लगती है, जिससे आंख की जो एकोमोडेशन पावर है वो घट जाती है। इसके लिए हम बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं ताकि इसको ठीक किया जा सके। तो ये प्रेस बायोपिया होता है, जरा दूरदृष्टि रिश्ता। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी प्यूपिल की बात करें तो प्यूपिल जो होता है वो आंख का छेद है। प्यूपिल जो होता है वो आंख के बीच में जो काला छिद्र होता है ना, उसको प्यूपिल कहा जाता है। पुतली जो है वो कहा जाता है। इसको डायलेट किया जाता है देखने के लिए। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो इसको डायलेट करते हैं। तो प्यूपिल जो आंख के बीच का काला छिद्र होता है वो होता है, यह केवल आंख में प्रवेश करने वाली जो लाइट होती है ना, अमाउंट ऑफ लाइट को कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करती है। अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है कि कितना लाइट आपके आंख में जाएगा। तो अंधेरे में बड़ा हो जाती है और धूप में जो है वो छोटा हो जाती है। तो जब भी डार्क होगा तो उसमें क्या होगा, डार्क में अमाउंट जो है वो ज्यादा आना चाहिए, तो उसमें डार्क में वो बड़ा हो जाएगा। वैसे ही धूप में जब लेके आओगे, लाइट में लेके आओगे, तो लाइट में ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटा होगा तभी ना कम लाइट जाएगा। अदरवाइज आप चौंधिया जाओगे, ऐसा बोलते हो ना। उसके बाद कॉर्निया आती है। कॉर्निया के बारे में क्या जानना है? तो यह आंख का सबसे बाहरी जो पारदर्शी हिस्सा है वो होता है। आंख में आने वाले प्रकाश का जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो है वो यहीं से होता है। डोनेशन इसी को किया जाता है। डोनेट जो है वो आई डोनेट में, नेत्रदान में कॉर्निया को ही किया जाता है, क्योंकि कॉर्निया और लेंस जो होता है उसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। आइरिस की बात करें, आइरिस की बात करें तो आइरिस जो है वो क्या है? तो आइरिस आंख का रंगीन भाग होता है, काला, भूरा, नीला, ये कैसा भी हो सकता है। रंगीन पार्ट, जो आप बोलते हो ना कि आंख काला है, आंख भूरा है, इसका मेन काम जो होता है ना, प्यूपिल के आकार को छोटा बड़ा करना, प्यूपिल को कंट्रोल करना, पुतली जो होता है उसको कंट्रोल करना। ये आपको ध्यान रखना होगा, बाकी डिटेल कभी और चर्चा कर लेंगे। तो सिलियरी मसल कंट्रोल करता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को। आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल को, उसके आकार को बड़ा या छोटा कर सकता है। उसी के साथ साथ कलर्स देता है आई के, कौन? वो आइरिस ही देता है। प्यूपिल जो होता है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई। और कॉर्निया जो होता है वो विंडो ऑफ द आई कहलाता है। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन यहीं पे होता है, यूज्ड होता है आई के डोनेशन में कॉर्निया ही। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास मसल्स, जो ब्लड वेसल्स है वो नहीं होते हैं। मौसम के गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन से हल्का होने के बावजूद हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो फ्लमेबल होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो फ्लमेबल होता है। तो हाइड्रोजन ये जो होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है। एंड उसके साथ ही साथ हवा के साथ ये जो है वो एक्सप्लोसिव के साथ एक्सप्लोसिव का भी काम कर सकता है, इस कारण से इसको यूज नहीं करते। तो हाइड्रोजन जो होता है वो अत्यधिक ज्वलनशील होता है और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना देता है। इस कारण से हमें हीलियम यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्की गैस है। हीलियम दूसरे नंबर की सबसे हल्की गैस है। हल्का होने के कारण हाइड्रोजन जो है वो गुब्बारा में सबसे ज्यादा ऊपर उड़ने की जो लिफ्टिंग पावर रखता है। लेकिन हाइड्रोजन वो होता है वो बहुत ज्यादा फ्लमेबल होता है और विस्फोटक गैस है। और हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में यदि आएगा तो उससे छोटी सी चिंगारी भी इसमें भयानक विस्फोट जो है वो ला सकती है। इस कारण से हीलियम, जो कि एक नोबेल गैस है, जो कि एक इनर्ट गैस है, उसे किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो सकता है। पूरा हो सकता है क्या? पूरा है। दो इलेक्ट्रॉन में ही उसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाता है, ये आपको पता है। और ये जो हीलियम है वो नन फ्लामेबल है, इस कारण से इसका यूज किया जाता है सेफ्टी के कारण। जो वेदर बॉलून्स होते हैं या फिर एयर शिप्स जो होती हैं, उनमें हाइड्रोजन की जगह हीलियम का यूज किया जाता है। हिंडनबर्ग का डिजास्टर जो आपको याद रखना है, जर्मनी का एक एयर शिप था। जर्मनी का एक बहुत बड़ा एयरशिप था, जिसमें हाइड्रोजन भरी हुई थी। तो में अमेरिका में हवा में ही आग का गोला बन गया था। और इसी घटना के बाद दुनिया भर में हाइड्रोजन की जगह हीलियम का उपयोग जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। तो हिंडनबर्ग आपदा, आपको डेट भी याद रख लेना है। और हिंडनबर्ग आपदा किससे संबंधित है? तो हाइड्रोजन से संबंधित है। हिंडनबर्ग डिजास्टर, आपदा
हिंडनबर्ग आपदा जो है वो 1937, ठीक है, 1937, और यहीं से हीलियम का यूज किया गया था। बाकी आपसे गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाता है उसमें कौन सी गैसेस होती हैं, तो गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए लेके जाता है, तो इसमें ना ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण होता है, क्योंकि हीलियम जो होता है ना वो उच्च दबाव में भी रक्त में नहीं घुलता है, जिससे जो है वो बेंड्स नामक बीमारी से बचा जा सकता है। तो गोताखोर क्या यूज करता है, ये भी सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, जो न्यूक्लियर फिजन होता है, उसी कारण से सूर्य में एनर्जी भी मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और बाकी और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, हीलियम के अणु छोटे होते हैं और गुब्बारे की सामग्री को कम कर देते हैं। तो ये गलत हो गया। हाइड्रोजन जो होता है उसका अणु H2 और हीलियम का अणु He जो होता है वो आकार में लगभग समान होते हैं। तो इन दोनों में वैसा कुछ नहीं है कि लीकेज को कम कर सकता है, ठीक है। दोनों दोनों ही गुब्बारे से रिस सकते हैं, लीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हीलियम वायुमंडल में हाइड्रोजन की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो यह भी गलत है, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो हाइड्रोजन मिलता है, लगभग 75% के आसपास मिलता है। और पृथ्वी पर भी हाइड्रोजन जो है वो पानी के रूप में हीलियम से बहुत अधिक मिलता है। तीसरा जो है वो हीलियम प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन की तुलना में अधिक लिफ्ट प्रदान करता है। तो यह जो है वो, जैसे देखो, जो गैस जितनी हल्की वह होगी वो उतनी अधिक जो है वो लिफ्ट करेगी, ऊपर की ओर उड़ेगी, उत्प्लावन उसमें होगा। हाइड्रोजन हीलियम से हल्की होती है, इसीलिए हाइड्रोजन की लिफ्टिंग पावर जो होती है वो हीलियम से लगभग 8% के आसपास होती है, तो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जो जरूरी था मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो किससे संबंधित है? तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सबसे पहले क्या है, तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है। हाइजेनबर्ग का जो होता है अनिश्चितता का सिद्धांत होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो होता है, केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। क्वांटम मैकेनिक्स का ये मूल जो है वो सिद्धांत होता है, जिसको 1927 में हाइजेनबर्ग ने इसको दिया था। सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी गतिमान अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है ना और उसका मोमेंटम या फिर उसकी वेलोसिटी जो होती है ना, वो दोनों एक दूसरे को एक ही समय पर बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ मापना असंभव है। कई बार ये सवाल बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो इसका सीधा सा होता है कि किसी भी गतिमान अति सूक्ष्म कण, एक अति सूक्ष्म कण है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है। अब ये इसकी जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल की जो पोजीशन है, इसका पोजीशन मतलब इसकी जो स्थिति है, इसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, और उसी के साथ साथ इसका जो मोमेंटम या फिर इसका वेलोसिटी जो है, मोमेंटम या फिर वेलोसिटी जो है, मतलब वेग या फिर संवेग जो है, इन दोनों को एक ही साथ आप मेजर नहीं कर सकते हैं, मापना असंभव है। बस यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। किसी भी गतिमान अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम एंड वेलोसिटी दोनों को एक साथ एक ही समय पर बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से मापना असंभव होता है, ठीक है। अब हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, तो डेल्टा एक्स जो होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी जो होता है, वो जो होता है वो बराबर या फिर बड़ा होगा Hy 4 पाई से, Hy 4 पाई से। जहां जहां पे ये जो डेल्टा एक्स है वो स्थिति में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। डेल्टा पी जो है वो ये अनसर्टेनिटी पोजीशन में है। डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, संवेग में अनसर्टेनिटी, संवेग में अनसर्टेनिटी है,
और जो H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो केवल सूक्ष्म कणों के लिए ही क्यों ये होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, प्लैंक्स का जो मान होता है वो अत्यंत छोटा होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो अत्यंत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल। तो इसीलिए यह सिद्धांत जो होता है वो केवल अति सूक्ष्म कणों, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, इन्हीं पर ही सार्थक रूप से प्रभाव डालता है और कहीं नहीं डालता है। तो केवल सूक्ष्म कण, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होता है वो उन्हीं पे ये लागू हो सकता है और कहीं नहीं लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे कुछ ऑप्शंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म और स्थूल दोनों, बोल रहा है कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों, मतलब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दोनों को बोल रहा है, सूक्ष्म और स्थूल दोनों। तो देखो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थूल जो होता है वो बड़ी वस्तु जैसे कार, क्रिकेट की गेंद, इन सब के लिए आता है। तो मैक्रोस्कोपिक जो होता है ना वो बड़ी वस्तु के लिए होता है, बड़ी वस्तु के लिए होता है। तो यहाँ पे ये लागू नहीं हो सकता है। जब द्रव्यमान बहुत अधिक होता है तो इसके कारण से उनका जो वेग की जो वेलोसिटी की जो अनसर्टेनिटी होती है वो व्यवहारिक रूप से जीरो हो जाती है। और हम एक चलती हुई कार की उसका पोजीशन और उसकी स्पीड दोनों को एक साथ आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से माप सकते हैं, लेकिन छोटा में ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब केवल स्थूल की बात कर दे, ऑप्शन नंबर सी, केवल स्थूल की बात कर दे तब क्या होगा, तो ये तो और गलत हो गया, क्योंकि न्यूटन लॉ कहता है कि स्थूल कणों पर लागू होती है। यहाँ पे जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो तो न्यूटन लॉ वहां पे लागू होता है। जो स्टैटिक फिजिक्स होता है, वो क्लासिकल फिजिक्स होता है, वो लागू होता है, न्यूटन लॉ लागू होता है। तो क्वांटम यहाँ पे नहीं लगा, तो क्वांटम जो लागू होता है वो छोटे पार्टिकल्स पे लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी डी ब्रॉगली का सिद्धांत भी पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रख सकते हो आप। और मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर था वहां पे बताया भी था। डी ब्रॉगली का तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सिद्धांत है। यह सिद्धांत भी कहता है कि प्रत्येक जो गतिमान कण होता है उनके साथ एक जो है वो तरंग जुड़ी होती है, लेकिन यह तरंग प्रकृति में केवल माइक्रोस्कोपिक के लिए ही महत्वपूर्ण जो होता है, वो डी ब्रॉगली भी यही कहते हैं। डी डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी यही कहता है कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक गतिमान, जो भी गतिमान वस्तु है, वो एक तरंग उसमें साथ जुड़ी होती है। और वो जो तरंग होती है, वो जो तरंग जुड़ी होती है, लेकिन यह तरंग जो होती है वो प्रकृति भी केवल माइक्रोस्कोपिक में ही देखने को मिलती है, केवल छोटे में ही देखने को मिलती है। तो ये तरंगदैर्घ्य बराबर mv होता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत छोटा हो गया, और ये मोमेंटम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, मास और वेलोसिटी हो गया, नॉट मोमेंटम और वेलोसिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी जो है वो सूक्ष्म कणों के लिए ही लागू होता है, ये भी समझना है। जो क्वांटम भौतिकी है, क्वांटम फिजिक्स है, इसके जो फाउंडर हैं वो मैक्स प्लैंक क्वांटम इनको कहा जाता है। तो उन्होंने ये दिया था। बाकी एक क्वांटम नंबर जो है वो 4 होते हैं, आगे डिस्कस कर लेंगे कभी। दो क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। बोर मॉडल की विफलता का बारे में, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ने ही नील्स बोर का जो मॉडल था उसको गलत साबित किया था, जिसमें नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। ये भी मैंने आपको काफी डिटेल से बता रखा है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीडी जो होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज या फिर इन्फेक्शन जो होता है, वो आपसे पूछा रहा है कि कौन कौन सा है। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस जो होते हैं, ये वैसी बीमारियां होती है, वैसे संक्रमण होते हैं जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में तभी जाता है जब वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो वहां पे सिफिलिस जो होता है, ये कौन सी बीमारी है, तो ये भी जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही आती है।
सिफिलिस जो होता है वो एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो कि ट्रेपोनिमा प्लेडियम ट्रेपोनिमा पैडियम नामक बैक्टीरिया से जो है वो होती है। तो सिफिलिस जो होती है वो किस बैक्टीरिया से होती है? वो होती है ट्रेपोनिमा ट्रेपोनिमा पैलिडम ट्रेपोनिमा पैलिडम सिफिलिस। ठीक है, ट्रेपोनिमा पैलिडियम, और ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से ये होती है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। बाकी एड्स तो आपको पता है, एचआईवी से होता है, वायरस से होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है उससे होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर का जो टी सेल होता है वही खराब हो जाता है, टी सेल जो है वो नष्ट हो जाता है। बी सेल और टी सेल के बारे में मैंने काफी डिटेल से बताया है। ये व्हाइट ब्लड सेल है उससे संबंधित होता है। उसके बाद गोनोरिया आता है। गोनोरिया जो होता है ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसे आम भाषा में सुजाक भी कहते हैं। ये जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का जो नाम होता है ये क्या होता है? बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया, निसेरिया गोनोरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है, तो ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है। तो ध्यान रखिएगा, तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो हम बात करें इलाजों की, तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरियल एसटीडी जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, इन सब का इलाज जो है वो एंटीबायोटिक से पूरी तरीके से संभव होता है। बैक्टीरियल जो होता है, चाहे तो गोनोरिया हो गया, चाहे वो ये दोनों हो गया, ये दोनों का इन्फेक्शन जो है वो एंटीबायोटिक खाकर खत्म किया जा सकता है। लेकिन विषाणु वाला वायरल जो होता है, बैक्टीरियल जो होता है वो क्योर हो सकता है, क्योर संभव है। लेकिन जो वायरल है, विषाणु वाला है, वायरस वाला है, जैसे कि AIDS एड्स हो गया, जैसे कि जेनाइटल हर्पीज हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, ये पूरी तरीके से इनक्यूरेबल नहीं होते हैं। हेपेटाइटिस बी हो गया, ये पूरी तरीके से इलाज इनका संभव नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब कुछ टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। VDRL टेस्ट, VDRL टेस्ट ये होता है। VDRL टेस्ट का सबसे पहले तो फॉर्मूला, फुल फॉर्म याद रख लो। वेनेरल वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? तो सिफिलिस बीमारी के लिए होता है। सिफिलिस जो बीमारी है उसके लिए टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको एलिसा टेस्ट याद रखना है। एलिसा टेस्ट याद रखना है। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए है, एड्स की जांच के लिए होता है। विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। रेड रिबन इसका प्रतीक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बैक्टीरियल एसटीडी जो होता है वो क्यूरेबल होता है, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। वायरल एसटीडी जी क्यूरेबल नहीं होता है, एड्स हो गया, हर्पीज हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया, एचपीवी हो गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो बोलते हैं, एचपीवी भी लिख लो, इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लिख लो। एलिसा टेस्ट एस्ट के लिए होता है, VDRL टेस्ट जो है वो सिफिलिस के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि प्रेशर कुकर में खाना जो है वो खुले बर्तन की तुलना में जल्दी पकता है। तो ये तो सही है भाई, जल्दी पक जाता है। कारण बता रहा है कि कुकर के अंदर बढ़ा हुआ दबाव जो होता है ना, वो पानी के क्वथनांक को कम कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिससे यह जो है वो कम तापमान पर उबलने लगता है। तो क्या ये सही है? तो ऐसा तो नहीं होता है।
बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर में 100 पे उबल रहा था पानी, तो अब क्या करेगा ना कि 115 पे उबाल देगा। 115 पे उबालेगा तो इसके कारण से क्या होगा ना कि खाना पक जाएगा। ठीक है, 115 पे उबालेगा तो खाना आसानी से पक जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सत्य है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में होता क्या है कि प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो स्टीम बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे अंदर का प्रेशर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से लगभग जो है वो दुगना हो जाता है। तो यही दबाव बढ़ने के कारण 100 डिग्री पर उबलने के बजाय वो लगभग 120 डिग्री पर उबलता है। टू बी एग्जैक्ट बोलूं तो 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब उबलने से क्या हुआ, ये क्वथनांक तो बढ़ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, और हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, तो नहीं, डिक्रीज थोड़ी होगा। अब चूंकि पानी अधिक तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, इसलिए भोजन को पकाने के लिए मोर हीट मिलती है और खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो पहाड़ों पर खाना पकाने की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। अब प्रेशर लो हो जाता है तो दाब जो है वो कम हो जाता है। दोनों तो प्रेशर जैसे ही लो होगा, प्रेशर वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही लो होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने से क्या होगा कि प्रेशर भी कम जाएगा। प्रेशर कमने से क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। प्रेशर कम होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पहले यदि पानी जो है वो पहाड़ों पर पहले पानी यदि 100 में खौलता था, तो अब वो 90 पर ही खौल जाएगा। तो ऐसे में खाना थोड़ी पक जाएगा। तो पानी जो है वो जल्दी भाप बन जाता है, तो भोजन पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिल पाती है, इसीलिए पहाड़ों पर खाना पकाना जो है वो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन यदि हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दें, जैसे पानी में नमक जैसी कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अशुद्धियां मिलाकर थोड़ा सा खाना जल्दी पकाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाइयां क्यों होती है आपको पता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है ये आपको पता है। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा जो सेट है वो खत्म होता है। पार्ट नंबर 4 में हमने टोटल जो है वो 36 के 36 सवाल जो पूछे गए थे एपीओ में, उसको डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।